चलो फिर हम अभी स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पढ़ा, अगर हम देखें इवोल्यूशन के बाद हमने इकोसिस्टम पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या है। फिर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती हैं, उस इकोसिस्टम में ससेशन कैसे बनती है, कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सम मेजर इकोसिस्टम हमारी वर्ल्ड में क्या है। अगर हम इकोसिस्टम, मैंने आपको बताया कि अगर इकोसिस्टम क्या है, जिसमें पूरी कम्युनिटीज मिलके एक इकोसिस्टम बनाए, या हम उसको कहेंगे बायोस्फीयर। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट इन इकोलॉजिकल स्टडीज विच इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड विद द एबायोटिक एनवायरनमेंट इन अ गिवन एरिया। अब इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजिकल स्टडीज का। उसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस कम्युनिटी, उस प्लांट या उससे कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो जो उस एरिया में रहते हैं, जिसका हम इकोसिस्टम ले रहे होते हैं, उसका इंटरेक्शन विद अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। पहले हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे इकोसिस्टम क्या है, तो उसमें पढ़ा था ना कि अगर हम एक एरिया ले रहे हैं, उस एरिया की पूरी स्पीशीज, उस एरिया का अपना एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, उस एरिया का पॉपुलेशन, अगर हम सारा वो लेंगे तो वो उस एरिया का इकोसिस्टम होगा। इकोसिस्टम स्मॉल यूनिट भी हो सकता है जैसे कि पॉन्ड। इकोसिस्टम इतना बड़ा भी हो सकता है जैसे अर्थ। ये बात हमने पहले भी की थी। अब इकोसिस्टम क्या है? द टर्म इकोसिस्टम में बी अप्लाई टू कम्युनिटीज एंड हैबिटेट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ साइज। ये बहुत बड़ा हो सकता है कि हम उसमें कम्युनिटीज एंड हैबिटेट दोनों इन्वॉल्व कर दें, या बहुत छोटा भी हो सकता है। Thus an ecosystem may be as small, इतना छोटा भी हो सकता है, as dead trunk tree, a puddle, a pond or a large an ocean, desert and forest। इसका कोई भी डायमीटर साइज फिक्स नहीं है, ये बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। अब देखते हैं लाइफ इन फ्रेश वाटर क्या है। हम दो पढ़ेंगे, लाइफ इन मरीन वाटर, लाइफ इन फ्रेश वाटर क्या है। अब लाइफ इन फ्रेश वाटर क्या है? द फ्रेश वाटर हैबिटेट ऑक्यूपाई स्मॉल एरिया ऑफ अर्थ बट इज फ्लोरा एंड फूना आर वेरी लार्ज। जो फ्रेश वाटर हैबिटेट होता है वो इस अर्थ में स्मॉल एरिया होता है, मींस इतना हमारे पास फ्रेश वाटर अलो नहीं है, ऑक्यूपाई नहीं करता जी। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या है? अब अपनी सोच को थोड़ा वाइंड करें। इकोसिस्टम क्या है? आप खुद सोचें कि ये इतना छोटा हो सकता है जैसे कि किसी ट्री का एक ट्रंक हो, या कोई पॉन्ड हो, या इतना बड़ा हो सकता है पूरी अर्थ उसमें आ जाए या फॉरेस्ट आ जाए। अब हम फ्रेश वाटर का पढ़ रहे थे कि फ्रेश वाटर हमारी अर्थ में बहुत स्मॉल एरिया होता है, बट जो उसके फ्लोरा एंड फूना होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। अब फ्लोरा एंड फूना क्या होते हैं? फ्लोरा हम कहते हैं जिस एरिया में हम फ्रेश वाटर देख रहे हैं, जो उसमें सारे प्लांट्स आ जाएंगे वो उसका फ्लोरा होगा। और अगर वो हम बात एनिमल्स की करें तो वो उसका फूना होगा। फूना इज रिलेटेड टू एनिमल्स, फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्टैंडिंग वाटर और लेंटिक सच एज पॉन्ड्स। ये याद कर लें, ये मेरी टेस्ट में तो आया था कि लेंटिक वाटर को हम दूसरा नाम क्या कहेंगे? स्टैंडिंग वाटर। Standing water is now also known as Langton water, such as ponds, lakes, swamps, while example of running water or lotic water. Lentic means standing, lotic means running water. ये आप जहन में रख दें। Are river, spring and streams. The lentic water further divided into profundal zone, totally submerged plants, and limnatic, partly submerged, and littoral emerged plants. अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन खुद बनाएं कि ये क्या कहना क्या चाहता है हमारा, तो हम देखते हैं कि पहले हमने क्या किया, फ्रेश वाटर का हम पढ़। अब हम देखें फ्रेश वाटर, ठीक है। अब फ्रेश वाटर जो है उसको हमने किया है पहले डिवाइड, लेंटिक एंड लोटिक। लेंटिक वाटर को हमने कहा स्टैंडिंग वाटर। नाम बड़ा है लेकिन काम उसका छोटा है, मींस वो खड़ा है, कोई काम ही नहीं करा, लेकिन नाम तो उसका बड़ा है। नाम बड़ा, काम छोटा। लोटिक वाटर क्या है? रनिंग वाटर। अब हमने फिर आई थिंक लोटिक वाटर को इन्होंने डिवाइड किया है ना, हाँ। लेंटिक वाटर को फिर इन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया, नंबर 1, नंबर 2
नंबर 3 प्रोफंडल जोन, जिसमें जो पूरे प्लांट्स होंगे वो सब मर्ज होंगे, मींस पूरे प्लांट्स आपको पानी के अंदर मिलेंगे, कोई बाहर नहीं मिलेगा। फिर पार्टली सबमर्ज, जिसको हमने नाम दिया लैमनिटिक जोन। देन होंगे जो कि पूरे बाहर होंगे, मींस नॉन सबमर्ज हम कह सकते हैं, उसको फिर हमने नाम दिया है लिटोरियल जोन, मींस इमर्ज प्लांट्स, कोई भी पानी के नीचे नहीं पाया जाएगा। ये हमने 3 टाइप्स किसके बताए, लेंटिक वाटर के, स्टैंडिंग वाटर के, ये सब टाइप्स किसकी, फ्रेश वाटर की। A pond ecosystem क्या है? A pond exhibits an example of freshwater ecosystem. The pond water is stationary, lentic, but it enters from surrounding ground and streams. पॉन्ड वाटर खुद एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर का, और वो लेंटिक वाटर है, स्टैंडिंग, लेकिन उसमें जो पानी आ रहा होता है वो बराबर के एरिया से आ रहा होता है, स्ट्रीम से आ रहा होता है, लेकिन वो खुद स्टेशनरी है क्योंकि वो किसी बह के किसी को पानी नहीं दे रहा होता। द पॉन्ड में बी वेरी स्मॉल और लार्ज, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इट मे डेवलप बिहाइंड अ डैम और नियर अ रिवर एंड इट्स लाइफ स्पेन रेंजेस फ्रॉम फ्यू वीक्स टू सेवरल 100 years। अब ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये किसी डैम में भी जा सकता है, रिवर में भी जा सकता है, इसीलिए इसकी लाइफ स्पेन कम होती है, कम होगी या तो सेवरल 100 years होगी। अब इसके जैसे हमने 2 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, इसके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब अबायोटिक कौन से कंपोनेंट्स है, वही कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग होंगे। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन वेरियस न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अ प्रोटोप्लाज्म। दे इंक्लूड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। They are necessary for the operation of ecosystem, while micronutrients such as iron, manganese, copper, zinc, etc. are required to build protoplasm. ये एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से, वो कंपोनेंट्स जो उस इकोसिस्टम के प्राइमरी प्रोडक्टिव है, मींस जिस पे इकोसिस्टम, वो न्यूट्रिएंट जिस पे इकोसिस्टम डिपेंड करता है। अब वो इकोसिस्टम वो जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है वो उस इकोसिस्टम का प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं, मींस ऐसा मैटर जहां पे वो सरवाइव कर सके। अब उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे मैक्रो हो या माइक्रो हो, वो रिक्वायर होते हैं ताकि प्रोटोप्लाज्म बन सके। अब द पॉन्ड क्या है, द पॉन्ड इज अ बैलेंस सिस्टम ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। पॉन्ड एक बैलेंस सिस्टम है, ऐसे नहीं कि पानी ज्यादा होगा न्यूट्रिएंट्स कम, लेकिन बैलेंस है, पानी भी सही होगा, न्यूट्रिएंट्स भी बराबर होंगे। द न्यूट्रिएंट्स आर मोस्टली इन सॉलिड स्टेट and they enter in a pond from surrounding ground or streams. The nutrients are most important because they regulate the rate of functioning of entire ecosystem. ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स से सॉलिड फॉर्म में होते हैं क्योंकि वो बराबर के पानी से आ रहे होते हैं। स्टैंडिंग वाटर तो खुद पॉन्ड है, लेकिन ये सॉलिड होते हैं क्योंकि ये बराबर वाले ग्राउंड से या स्ट्रीम से आ रहे होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एंटायर इकोसिस्टम जो पॉन्ड का है, एंटायर इकोसिस्टम मीन्स पॉन्ड का, हम तो फिलहाल पॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो इंटायर इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड को वो न्यूट्रिएंट्स रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, वही होंगे। प्रोड्यूसर में आपको पढ़ा रही हूँ, देखते हैं प्रोड्यूसर में क्या होगा, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट होगा जो हमने पिछली बार बायोटिक कंपोनेंट्स में पढ़ा वो सेम ही होगा। Biotic components. The standing water of ponds favors particular type of plant growth. The lower plants microphytes and higher plants macrophytes both are present in a pond. जो रुका हुआ पानी होता है वो दोनों टाइप्स ऑफ प्लांट्स को फेवर करता है, माइक्रोसाइट्स को भी और माइक्रोफाइट्स को भी और माइक्रोफाइट्स को भी। The microphytes or phytoplants can generally consist of free floating algae like Calmadomonas, and ये जो diatoms examples है, they are distributed throughout the pond as deep as light penetrates. ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पॉन्ड के नीचे जैसे कि कोई लाइट आके पानी में और पेनिट्रेट हो गई है। आपने देखा होगा अगर पानी के आप नीचे हैं, ऊपर से कोई टार्च मार रहा है, नीचे वो डाइवर्ज हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है। ऐसे एग्जांपल देखिए, या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। अगर ये पानी में आएगी तो ये सरफेस में रेगुलर आपको नहीं मिलेगी, ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगी। तो
तो ये भी पानी के नीचे ऐसे स्प्लिट होते हैं जैसे कि लाइट आके और पेनिट्रेट कर गई है। माइक्रोफाइट्स के माइक्रोफाइट्स जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स भी होते हैं और वो लार्जर फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं क्योंकि रूट्स उसके वो बड़े प्लांट्स होते हैं विच ग्रो इन शेलो वाटर। दे इंक्लूड बोथ टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स, टोटली सबमर्ज एंड पार्टली सबमर्ज। अब मैक्रोफाइट्स कौन से होंगे, उसमें टोटली सबमर्ज भी आ जाएंगे और पार्टली सबमर्ज मींस आधे सबमर्ज भी प्लांट्स आ जाएंगे। एग्जांपल आप नहीं याद करें, बस छोड़ दें, बस एक एक याद कर ले। वाटर लिली का कॉमन है, जो कॉमन टाइप है वो आप याद कर लें। हाइड्रलिल का क्या है हमारे पास, हाइड्रीला जो है टोटली सबमर्ज है, लेकिन वाटर जो लिली है हमारे पास वो पार्टली सबमर्ज है, बस ये याद कर लें। अब हमारे पास कंज्यूमर क्या है वही आ जाएंगे। कंज्यूमर्स आप ऐसे ही कर लें कि कंज्यूमर क्या है, वो कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर से उनको खा रहे हैं वो मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं विच इंक्लूड जूप्लांक्टन्स। अब हर्बीवोर्स क्या थे, जो कि खाली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या थे, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे थे, वो थे सेकेंडरी कंज्यूमर। और टर्शियरी कंज्यूमर क्या थे, वो कंज्यूमर्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा रहे थे। वो उसका एग्जांपल क्या, टर्टल, और उसमें एग्जांपल क्या था, लोयन, जिसको हम नहीं खा सकते, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं। लोयन हमें भी खा जाता है। अब डीकम्पोजर्स क्या है, डीकम्पोजर ऑफ इकोसिस्टम सेम ही होते हैं। सेप्रोटॉफिक बैक्टीरिया, जो कि कोई भी हमारा गंद किचरा हो या किसी भी प्लांट या एनिमल का डिके हो गया हो, डेथ हो गया हो तो वो उस पे अटैक करके उसको डिकम्पोजिस कर देते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हो या मिनरल्स हो इम्पोर्टेंट, वो सॉइल में आ जाते हैं और वो सॉइल से दोबारा ऑर्गेनिज्म को मिलते हैं। डीकम्पोजर हमारे एनवायरनमेंट में डीकम्पोजिशन भी करते हैं और रिसाइकलिंग का भी प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इन फ्रेश वाटर, फिर उसके हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे वैसे ही, जैसे एक इकोसिस्टम के होते हैं, कौन कौन से थे, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम पढ़ते हैं लाइफ इन मरीन वाटर। The ocean is the largest reservoir of living organism along with nutrients. हमारा जो ओशन है वो लार्जेस्ट रिजर्वायर है हमारी अर्थ के लिए, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। It covers about 70% of Earth's surface. The sea are continuous, however, factor like salinity, temperature, and also depth restrict animals and plants in particular areas. जो हमारे पास ओशन होते हैं, सी या होते हैं, वो हमारी अर्थ का ऑलमोस्ट 70% कवर कर देते हैं। फिर उसमें कुछ वहां पे नमक ज्यादा मिलता है टेम्परेचर की वजह से, फिर वो और डेप्थ की वजह से। सी आपको पता है कितना गहरा होता है, बहुत नीचे तक होता है, और इसी वजह से क्या होता है कि वहां पे रेस्ट्रिक्शन होती है एनिमल्स और प्लांट्स की, वहां पे इतनी ग्रोथ नहीं होती। Generally, sea contains 3.5% salt, while the average temperature is about 32 degrees C. अब जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है आपको पता है कितना है, लेकिन वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सी होता है, और हमारा जो सी होता है उसमें 3.5% तकरीबन साल्ट होता है। The salt concentration of Red Sea is about 4.6%. ये आप याद कर लें कि रेड सी में कितना साल्ट होता है, almost 4.6%, and that of Baltic Sea is 1.2%. Sir, also varies. Such a region has -2 degrees C. ये तो टेम्परेचर माइनस में है, मीन्स वहां पे कोल्ड होगी, बहुत ज्यादा सर्दी होती है। ये जो पोलर एरियाज हैं वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है और उनका टेम्परेचर माइनस में होता है। The concentration of phosphate, nitrates and other nutrients also vary in seas. हमें पता है कि सीज में साल्ट भी होता है और हमें वहां से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर न्यूट्रिएंट की कर सी में सेम हो, ये वेरी करती है। The water of depth sea is brought to coastal surface by the action of wind which moves surface water away. ये जो वाटर डेप्थ होती है ये हवा की लगने से क्या हो जाता है, वो सी अपने किनारों पर आ जाता है, और फिर कोस्टल मार्जिन क्या होते हैं कि जो सी के चौगिर्द जो उसके किनारे बने हुए होते हैं उसको हम कहते हैं, हवा की वजह से वो सी थोड़ा आगे भी हो जाता है, लेकिन हवा के रुकने की वजह से वो फिर अपनी पोजीशन में चला जाएगा। While deeper water come to the surface, this phenomena is known as upwelling. जैसे ही हवा लगती है तो नीचे वाला पानी थोड़ा ऊपर
आ जाता है क्योंकि पानी फैल जाता है, किनारों से भी बाहर चला जाता है कभी कभी। इस फिनोमेना को हम कहते हैं अपवेलिंग। मींस जो सरफेस डीप वाला पानी होता है वो सरफेस पे आ जाए, उस प्रोसेस को हम कहेंगे अपवेलिंग, एंड इट इज ड्यू टू विंड की वजह से होता है। ओशन कंटेन्स 3.5% salt and thus it constitutes salt water biome। ओशन में हमारे पास 3.5% साल्ट है, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि ये साल्ट वाटर बायोम है, क्योंकि हम उससे नमक भी लेते हैं। horizontal sea can be divided into two parts, neritic and oceanic। horizontal sea, अब हम sea को क्या कर रहे हैं, दो में डिवाइड करेंगे, हॉरिजेंटल देखेंगे और वर्टिकल देखते हैं। अब हॉरिजेंटल इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको पता है हॉरिजेंटल और का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक लाइन है, सपोज एक्स एक्सिस पे है, ये लाइन है वाई एक्सिस पे, ठीक है, इसको हम कहेंगे वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल लाइन है। अब हमने सी को ऐसे हॉरिजेंटल देखा है, ठीक है, और हम इस सी को हॉरिजेंटली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट कौन सा, नैरेटिक, दूसरा oceanic, while vertically it is further divided into three zones। vertically 3 zones में divided है, ठीक है। euphotic zone where light reaches and producer can prepare food for the consumer। और दूसरा कौन सा, बेथियल जोन, ये आप याद कर लें, मेरे टाइम पे ये आया था कि द सी बिलो 2000 मीटर, आप ये याद कर लें कि कौन कौन सा है। अब 3 जोन में वर्टिकली हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया, यूफोटिक, बेथियल जोन एंड एबाइसल जोन। अब यूफोटिक जोन कौन सा है, वो जोन जहां पे लाइट पहुंचती है और प्रोड्यूसर अपना फूड तैयार करते हैं और कंज्यूमर के लिए भी सहूलत पैदा करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स तो प्रोड्यूसर को खा जाते हैं इसीलिए। अब बेथियल जोन कौन सा है, विच रेंजेस फ्रॉम सरफेस टू द डेप्थ ऑफ अबाउट 2000 मीटर्स एंड कंसिस्ट ऑफ पेलेजिक एंड बेंथिक जोन्स। अब अबाइसल जोन्स कौन सा है, जो बिलो 2000 मीटर होगा इज कॉल्ड abyssal zone। both bathyal and abyssal zone are aphotic। aphotic शायद वो रीजन है जहां पे लाइट नहीं पहुंचती। अब देखते हैं कि इन्होंने डिवाइड कैसे किया है। अब इन्होंने एक सी लिया है, फॉर सपोज ये एक सी है, पानी है यहाँ पे बहुत सारा, ठीक है। अगर मैं इसको हॉरिजेंटली लूंगी तो हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे। हॉरिजेंटली क्या करेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे, एक नैरेटिक, ओशियनिक, ठीक है। दूसरा अगर मैं इसको वर्टिकली देखो, फॉर सपोज हम जोन्स बना रहे हैं खुद, एक जोन, दूसरा जोन, तीसरा, ये तीसरा तो खुद ही होगा, ठीक है। मैंने 3 जोन बना दिए, हम वर्टिकल देख रहे हैं। फर्स्ट जोन कौन सा था, यूफोटिक। यूफोटिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, यहाँ पे लाइट आ रही थी और प्रोड्यूसर अपना फूड तैयार कर रहे थे, और कंज्यूमर के लिए भी, क्योंकि कंज्यूमर फूड प्रोड्यूसर को खा जाएंगे। अब दूसरा कौन सा था, बेंथियल जोन, बेंथिक जोन, वो जोन जो अप टू 2000 मीटर तक था। और अबाइसल जोन कौन सा, जो बिलो 2000 मीटर होगा, ये याद कर लें। कौन सा जोन होगा 2000 मीटर में, और कौन सा नीचे होगा, अबाइसल जो होगा जोन वो बिलो 2000 मीटर होगा। अब फिर हमने क्या किया, अब अबाइसल को फिर से नहीं, बेथियल को फिर से 2 में डिवाइड कर दिया, पेलेजिक एंड बेंथिक जोन। ये जो जोन था जो 2000 मीटर तक था, बेथियल जोन जो था हमारे पास 2000 मीटर तक था। अब इन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया मीटर, कौन सा, पेलेजिक, पेलेजिक एंड बेंथिक जोन। ये आप नाम याद कर लें, थोड़ी मुश्किल है, बेंथिक जोन, ठीक है। अगर आप अब देखें, हॉरिजॉन्टली हमने 2 में डिवाइड किया, नैरेटिक एंड ओशियनिक। वर्टिकली हमने पहले 3 में डिवाइड किया, यूफोटिक, बेथियल एंड अबाइसल। बेथियल कौन सा था, जो 2000 मीटर तक था। अबाइसल कौन सा था, जो 2000 के बिलो था। ये जो जोन होंगे 2000 वाले, वो एफोटिक है, मीन्स वहां पे लाइट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये नीचे हो गए 2000 मीटर, डेप्थ कितनी है, ऊपर कितना पानी होगा, लाइट कैसे पहुंचेगी। और फिर बेथियल जोन को उन्होंने फिर से 2 में डिवाइड किया, पेलेजिक एंड बेंथिक जोन में, ठीक है। बोथ बेथियल जो कि 2000 तक के, और अबाइसल जो बिलो 2000 है, वो अफोटिक है। अब आप यहाँ पे देख लें, इन्होंने यहाँ पे कन्वर्जन बनाई है। अब यहाँ पे देखें, 2
2000 से नीचे 4000 है, इन्होंने नाम दे दिया अब बाइसल, क्योंकि ये बिलो 2000 है। अब 2000 तक आप देखें ग्राफ में तो ये बेथियल आ गया। बेथियल को हमने 2 में डिवाइड किया है, बेंथिक एंड पैलेजिक में, और ये अफोटिक जोन है, लाइट नहीं पहुंचती। और यहाँ पे यूफोटिक है, जहाँ पे लाइट पहुंचती है। आप देखें कि इसमें फोटोसिंथेसिस, अगर आपको क्लियर व्यू आ रहा है तो देखिए फोटोसिंथेसिस लिमिट गिवन है, अगर लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी वरना नहीं होगी। ये हमने किया है ओशियनिक में। अब नेरेटिक में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताई है। अब हम देखते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टली 2 में डिवाइड किया था, उसमें एक था नेरेटिक रीजन। It consists of shallow water present at the edge of continental shelves. Its depth may be up to 180 meter in clear water. It is further divided into high tidal, supratidal, low tidal, subtidal and intermediate और intertidal zones. ये वो पानी है जो कि थोड़ा बहुत पानी होता है, शेलो होता है और एजेस पे होता है, कॉन्टिनेंटल एजेस। अगर एक सी है तो ये पानी हमें एजेस में मिलेगा, और वो ये ऑलमोस्ट 180 मीटर तक होगा, 180 मीटर। और इसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया। अगर वो टाइड के ऊपर है तो सुप्रा टाइडल, अगर वो टाइड में है तो सब टाइडल मीन्स लो टाइड मीन्स सब टाइडल, और अगर वो इंटरमीडिएट है तो इंटर टाइडल जोन। सब टाइडल यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ, सुप्रा टाइडल, सब टाइडल और इंटर टाइडल यहाँ पे लिखा हुआ है। सुप्रा टाइडल मीन्स हाई टाइड, इंटरटाइडल मीन्स इनके बीच में, सब टाइड मीन्स लो वाला। The intertidal lies in between high ocean floor. This is covered with water when there is high tide and is exposed when there is low tide. जब high tide होती है तो वो एक्सपोज नहीं हो पाता ये वाला रीजन पानी पे, लेकिन जब लो टाइड होते हैं मींस पानी इतना भरा हुआ नहीं होता तो फिर ये रीजन एक्सपोज हो जाते हैं। This phenomena occur twice in 24 hours. It is due to movement of earth. ये लो टाइड का ऊपर आना, फिर सब टाइड का, फिर हाई टाइड का, ये मूवमेंट 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होती है, क्योंकि अर्थ मूवमेंट कर रही होती है, इस वजह से। The नेरेटिक जोन इज मोस्ट प्रोडक्टिव जोन ऑफ द सी। जो नेरेटिक जोन है हमारे पास, जो कि शेलो वाटर वाला जोन है, वो बहुत प्रोडक्टिव है, वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होती है। It get enough sunlight and contains oxygen, carbon dioxide and other nutrients. यहाँ पे sunlight भी बहुत आती है और nutrients भी मौजूद होते हैं, which are helpful for luxuriant plant growth. The producer are mainly phytoplanktons, diatoms and other algae like कॉलीपर। ये अब एग्जांपल्स गिवन है। अगर यहाँ जो हमने नेरेटिक जोन पढ़ा वहां पे लाइट भी बहुत आती है और हमारे पास एटम्स भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ इजीली हो सकती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स एंड डायटम्स, अगर हम अलगी की बात करें तो कोलेरपा और दूसरे एग्जांपल्स गिवन है, या ये वहां पे इजीली प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ जोन्स डिवाइडेड हुए हैं। ये जोन्स किस में डिवाइडेड है? हमने जोन्स वर्टिकल में डिवाइड किया है और शो भी वर्टिकल ही है। आप देखें एक जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन कलर्स के साथ गिवन है, एक, दूसरा और तीसरा, और लास्ट वाला बहुत डार्क जोन, और फिर एनिमल्स दिखाए हुए हैं कि कौन कौन से इसमें आते हैं और रहते हैं। Plants of intertidal zones possess a jelly-like substance called agar, which absorbs large quantity of water to avoid desiccation during low tides. Animal of this region also develop adaptation against desiccation. अब जो plants होते हैं intertidal zone के, means वो zone जो कि between high tide and low tide होता है, उसमें क्या होता है, उनके पास एक अलग substance होता है जिसको हम कहते हैं agar, या कोई पर्सन्स पढ़ते भी हैं एगर भी पढ़ते हैं। अब ये क्यों होता है कि वो क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि अगर लो टाइड हो जाए, पानी कम हो जाए, तो इनको इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और इनके पास पानी मौजूद हो। they possess shell like snails, whereas other of burrowing types such as shrimps, clams, bristle worm, bugworms, इनके पास छेल होते हैं जैसे कि स्नेल्स के पास, और इनके पास बोरोइंग भी प्रॉपर्टी होते हैं कि जो एनिमल्स अपने आप को जमीन में बोरो कर लेते हैं। The plants of subtidal zone are mainly phytoplanktons and diatoms, while animals are molluscs, starfish, cucumbers, zooplanktons, various species of fishes,
crustaceans, turtles, seals and whales. Actually all animals phyla except amphibians, centipedes, millipedes, insect and ओइनकोपोरा आर फाउंड इन सीज। अभी बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए, ये एग्जाम्पल मेमोराइज करना बहुत मुश्किल होता है। हर मीन्स अब पहले हम स्टेजेस के लिए पिछली चैप्टर में हमने स्टेजेस पढ़ी उसके लिए, फिर अब ये इसके लिए याद करें जोन्स के लिए, तो ये नहीं करें, बस आप याद कर ले ये वाली चीज कि जो एनिमल्स पाए जाएंगे वो ऑलमोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। अगर एमसीक्यूज आ भी जाए, अगर इंसेक्ट्स का पूछे तो आप जहन में रखिएगा कि इंसेक्ट्स हमारे पास टेरेस्ट्रियल में भी मौजूद होते हैं, सी में वही एनिमल्स मिलेंगे जो कि एक्वेटिक हैं, ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा एक्वेटिक वाले। एम्फीबियंस देखिए फुल एक्वेटिक नहीं है इसलिए एक्सेप्शनल है। इंसेक्ट, मिलीपीड्स ये याद कर ले, ऐसे करके याद करेंगे इजी होगा, बाकी फुल ये नाम से याद करना, नेम से याद करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम आते हैं ओशियनिक रीजन पे, ठीक है। Oceanic region क्या है? The oceanic region mainly consists of two major zones. Example euphoric और light zone and aphotic और डार्क जोन। ओशियनिक जोन के पास हमेशा टू रीजन्स होते हैं, एक यूफोटिक जहां पे लाइट पहुंच रही है, एक डार्क जिसको हम कहते हैं एफोटिक जहां पे लाइट पहुंचती नहीं है। द यूफोटिक जोन इज मोर ट्रांसपेरेंट देन कोस्टल वाटर, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स in the unit area as compared to shallow water. In this zone, species are lesser in number than coastal areas, but they are different. यूफोटिक में क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि वहां पे बहुत सनलाइट पहुंचती है और वहां पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हमें बहुत मिलेंगे लेकिन एनिमल कम मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एनिमल्स मिल भी जाएंगे तो वो जो कोस्टल एरियाज पे पाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि फुली पानी में सरवाइव करना, अंडर सनलाइट करना ये मुश्किल होता है, क्योंकि मिक्स्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए किसी भी चीज के सर्वाइवल के लिए, मिक्स्ड एनवायरनमेंट नेसेसरी होता है। दे मे बी ट्रांसपेरेंट और ब्लूइश इन कलर, देयर बॉडीज आर स्मूथ एंड शाइनी सच एज baleen and tooth whales. The baleen whales live on phytoplanktons whereas tooth whales feed upon fishes and giant squids. अगर कोई एनिमल्स वहां पे मिल भी जाते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ट्रांसपेरेंट होंगे या उनका ब्लूइश कलर होगा। अगर दो एग्जांपल्स है बेलीन और टूथ वेल्स की, अगर बेलीन वेल्स हैं तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स पे रहेंगी, उन पे ही अपना सर्वाइवल वो करेंगी, अगर टूथ वेल है तो वो फिशेस या जेंट स्क्विड्स पे अपना काम करेंगी, मीन सर्वाइवल के लिए। Physical factors dominate life in ocean. Waves, tides, current, salinities, temperature, pressure, light determines the biological communities. अब ये physical factors हैं जो कि हमारी लाइफ ओशन में हो तो वहां पे डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि टाइड्स का भी फर्क हो रहा था, कभी पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, खुदा न खासा कभी फ्लड आ जाए तो वो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। करंट का होता है, सालिनिटी, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, भी जो समंदर है हमें हमारा कराची में वहां पे बहुत नमक है, हमारे आंखें जलने लगती है, क्यों, नमक होता है सी में ज्यादा, तो वो सारे फैक्टर्स एक लाइफ वहां पे रहने के लिए अफेक्ट करते हैं। अब एफोटिक जोन क्या है? एफोटिक हमने पहले भी पढ़ा था, बेथियल एंड अबाइसल जोन जो कि 2000 और बिलो 2000 मीटर थे, वो एफोटिक जोन है। The bathyal zone is a continental slope reaching up to 2000 meter. The animals in this zone are filter feeders. अब ये याद कर लें, जो एनिमल्स हमें बेथियल जोन में मिलेंगे वो फिल्टर फीडर्स होंगे। They sieve out food particles before reaching to bottom. वो अपना फूड वहीं से ले लेते हैं, इस मीन्स बजाय इसके कि वो 2000 मीटर से नीचे चले जाएं, वो ऊपर ही अपना फूड पकड़ लेंगे, खा लेंगे। The abyssal zone is rich in organic remains and shells. Plant life is totally absent in this area. यहाँ पे जो एरियाज हैं वहां पे प्लांट लाइफ एब्सेंट होती है, क्यों? कॉमन सेंस है कि लाइट है ही नहीं, अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, प्लांट अगर होगा भी तो मर जाएगा। The fishes are small होती हैं साइज में, they possess enlarged mouth for swallowing large animals. They also possess luminescent organs and use them for preying. Their eyes may be enlarged or absent. यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाएंगे, फिशेस जो पाई जाएंगी, उनके माउथ बड़े होंगे ताकि वो इजीली प्रे को पकड़ सकें, और आईज उनकी होंगी या नहीं भी होंगी, और उनके ऑर्गन्स ऐसे होंगे नरम नरम ताकि वो पकड़ लें आसानी से एनिमल्स को। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है? यहाँ तक हमने पढ़ा
कि ओशियनिक लाइफ कौन सी है, फिर हमने उसमें फ्रेश वाटर पढ़ा, मरीन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, बायोम्स। The life originated in sea and then during late Devonian and lower Carboniferous period due to lowering of sea level emerged. जैसे ही लाइफ ओरिजिनेट होती है सी में या लेट डेवोनियन ये पीरियड है, कार्बिनोफेरस के जो पीरियड है, उसके बाद जो लोअर सीज के जो लाइफ हुई थी वो इमर्ज हो गई थी लैंड में। आपने ये फेजेस पढ़े होंगे कि पहले कौन से जानवर आए थे, फिर कौन से, ये उसका कह रहे हैं कि पहले लेट डेवोनियन पीरियड एंड लोअर कार्बोनोफिरस पीरियड था। फिर अब जो हमारे पास है ड्यू टू लोवरिंग ऑफ सी लैंड इमर्ज, क्योंकि सी की जो साइड वाली जो लाइफ थी वो खत्म हो रही थी और लैंड पे ज्यादा लाइफ इमर्ज हो रही थी, इसलिए जो पीरियड थे, लेट पीरियड थे, वो खत्म होते जा रहे थे। द लाइफ फॉर्म्स लाइफ थी उनको मींस फोर्स किया गया जो हैबिटेट्स, क्योंकि डायरेक्ट ओशन से फिर टेरेस्ट्रियल पे मूव करने में बहुत मसला होता है, कुछ हमें हैबिटेट्स का सामना करना पड़ता है, इकोसिस्टम चेंज हो जाता है, फिर उनको फोर्स किया गया ताकि वो उन हैबिटेट को अडेप्ट कर सकें। दिस प्रोसेस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी तरह तो इवोल्यूशन हुई थी। The life forms on land had to face various problems such as gaseous exchange, desiccation, increased effect of gravity, and mode of reproduction, etc. Therefore, they developed supporting tissues, skeleton, stomata, lungs, modified locomotory and reproductive organs. जैसे ही लाइफ लैंड पे शिफ्ट हुई तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, फिर उन्होंने इवोल्यूट करके अपने अंदर कुछ एडेप्शन की थी, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज रिप्रोडक्शन को उनको फेस करना था। फिर उन्होंने क्या किया, सपोर्टिंग टिश्यू, स्केलेटन, स्टोमेटा, लंग्स इन्होंने डेवलप किए, क्योंकि पानी में होंगे। अगर फिशेस को हम देखें उसके पास गिल्स होते हैं, अगर बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके गिल्स होते हैं, लंग्स वेल डेवलप्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि पेट में भी पानी होता है जिसमें वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर उसको मिलता है, फ्लूइड जिसको हम कहते हैं। लेकिन जब वो पैदा हो जाता है तो फिर हम उसमें डॉक्टर क्या करता है, सांस भरता है। क्यों? ताकि उसके लंग्स एक्टिवेट कर जाए। इसमें भी इन्होंने क्या किया था, एनिमल्स ने लंग्स को एडेप्ट किया था ताकि वो सांस ले सके जमीन में। अभी पानी वाला तो एनवायरनमेंट था ही नहीं। The biogeographical regions are differentiated on the basis of complete interaction of climate and biotic factors into large, easily recognizable unit called biomes, which are forest, grassland, desert and tundra. ये जो हमने बायोजियोग्राफिकल रीजन्स बनाए हैं, जिनको हमने लाइफ में क्लाइमेटिक जो उनके इंटरेक्शन थे, लिविंग फैक्टर्स कौन से थे, बायोटिक फैक्टर्स, एंड क्लाइमेट कौन सा था, एबायोटिक फैक्टर्स, इनके रिलेशनशिप के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है, which are forest, grassland, desert and tundra. The average thickness of earth is about 12,756 kilometer, and only a thin layer on the surface support life. Living things can live in biosphere only, or particularly these parts of air which can supply water, oxygen and nutrients. हमारी जो अर्थ है वो almost 12,756 किलोमीटर है, मीटर भी नहीं है, किलोमीटर थिक है। लेकिन हमारी जो ऊपर वाली लेयर है, अर्थ की थिन लेयर है, वही तकरीबन लाइफ को मेंटेन कर रही होती है, हमें न्यूट्रिएंट्स और वाटर की सप्लाई हो रही होती है वहीं से। अब हम पढ़ेंगे कि टंडरा वाले जो थे और ग्रासलैंड डिजर्ट वाले जो रीजन्स थे, अब उनको हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे वो डिवाइडेड है। अब इन्होंने क्या किया, लो से हाई एल्टीट्यूड देखा है, लो जमीन और वहां पे जो इलाके या जो इकोसिस्टम या जो अर्थ का पार्ट हाई एल्टीट्यूड है, पहाड़ी इलाकों में, उन पे कौन से हमें एनिमल्स मिलेंगे, कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे, और लोअर एल्टीट्यूड पे कौन से एनिमल्स और फॉरेस्ट मिलेंगे। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है। Forest occupies roughly 35 to 40% of the land surface of Earth. In Pakistan, the forest occupied about 6% of the total land area. पाकिस्तान में forest बहुत कम है, almost 6% है। The forests of the world have been classified into three kinds as coniferous, temperate and tropical forest. Coniferous forests are confined to northern hemisphere, whereas summer is short and winter is लॉन्ग एंड वेरी कोल्ड। वो एरियाज कार्निफोरस के लिए वहीं पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वहां पे कार्निफोरस ही डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि वहां जो एरियाज थे वहां पे समर बहुत कम था और विंटर लॉन्ग था या वेरी कोल्ड था, मींस माइनस में वहां पे टेम्परेचर था। द टेम्परेट फॉरेस्ट फाउंड इन यूएस
से वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट एशिया है माइल्ड टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल। ये जो यहाँ पे जो टेम्परेट फॉरेस्ट था यहाँ पे ये इसलिए सर्वाइव थे क्योंकि इस एरियाज में वेस्टर्न यूरोप हो, यूएसए हो या ईस्ट एशिया हो, वहां पे टेम्परेचर माइल्ड था और वहां पे जो रेनफॉल थी वो भी मॉडरेट थी। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रोज in equatorial region where humidity is high, rainfall is heavy and annual average temperature is about 28 degrees C. Tropical रेन फॉरेस्ट वहां पे ग्रो करेगा जहां पे रेनफॉल भी ज्यादा हो, उनका टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो, मींस इतनी गर्मी नहीं हो, और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, मींस मॉइस्चराइजिंग एरियाज हो, वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो करेगा। टेम्परेट फॉरेस्ट वहां पे करेगा जहां पे टेम्परेचर मेंटेन हो, रेनफॉल भी इतनी नहीं हो। ठीक है। द फूना एंड फ्लोरा, फूना किसके लिए कहते हैं हम? एनिमल्स के लिए। फ्लोरा हम कहते हैं उस इलाके के plants को। Of different kinds of forest varies from each other among all the tropical rainforests are almost rich in species composition. क्यों मीन हर इलाके का, हर फॉरेस्ट का फ्लोरा और फूना डिफरेंट होगा, लेकिन ट्रॉपिकल का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ट्रॉपिकल जो होगा वहां पे ज्यादा टेम्परेचर कम होगा और रेनफॉल ज्यादा होगी और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? अबायोटिक सब्सटेंस, high quality of inorganic and organic substances are present in soil and atmosphere. Dead organic debris of leaves and twigs of the flora which undergo a rapid decomposition. abiotic components कौन से होंगे? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, वो वहां पे ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जो डिके एंड डेथ होगी वो ज्यादा होगी, रैपिड डिकम्पोजिशन होगी, और जो प्लांट्स जो लीव्स अपने झाड़ देते हैं तकरीबन बाहर की मौसम में अपने जो लीव्स होते हैं उनकी फाल हो जाती है, तो वहां पे वो जमीन में ही उनकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी और इसको हम कहते हैं रैपिड डिकम्पोजिशन। अब प्रोड्यूसर क्या है? फ्लोरा इज हाईली डाइवर्सिफाइड, द फॉरेस्ट इज 3 storied, the upper canopy consists of very tall trees of about 40 meters in height. This canopy is dense and allows less amount of light to pass through it. The intermediate story consists of trees having 30-meter heights, while lower story consists of small trees do not exceeding 20 meters in height due to less light forest. अब क्या होगा इसमें कि हमने इनको जो प्रोड्यूसर हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, उसमें हमने हाईली डाइवर्सिफाइड है, फिर हमने इसको 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। एक अपर कोनिपाई में जो आएंगे, फिर मिडिल में और फिर लोअर में। अपर में ज्यादा लाइट आएगी इसीलिए फिर वहां पे 40 मीटर्स तक मिलते हैं हमारे पास, ठीक है, 40 मीटर्स तक। और जो लोअर में होंगे वहां पे थोड़ी लाइट कम होगी इसलिए 30 मीटर्स, और जो बिल्कुल ही डेंस होते हैं वहां पर और भी लाइट कम आएगी इसलिए 20 मीटर्स तक उनकी हाइट होती है। Due to less light, forest floor is covered by hygrophite such as ferns. इसलिए जो लेस लाइट होगी तो वहां पे जो फ्लोर होगा, जो जमीन होगी उस एरियाज की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, वो ऑलमोस्ट हाइग्रोफाइट से कवर होगी जैसे कि फर्न्स। द एपिफाइट्स लाइक ऑर्चिड्स ग्रो ऑन द ब्रांचेस ऑफ अदर ट्रीज, द फ्लावर एंड फ्रूट्स आर अबंडेंट एंड दीज फॉरेस्ट आर ग्रेट सोर्स ऑफ टिम्बर। ठीक है, यहाँ जो हाइड्रोफाइट्स होंगे वो फ्लोर पे मिलेंगे और जो एपिफाइट्स होंगे वो ब्रांचेस ऑफ अदर ट्रीज पे मिलेंगे, एंड जो यहाँ पे फ्रूट और जो फ्लावर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और यहाँ से सप्लाई का भी बहुत सोर्स होता है। अब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी वही होंगे लेकिन इनके एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे। वो हर्बीवोर्स क्या होंगे? जो इस एरियाज में प्रोड्यूस हो रहे थे उनको खाएंगे, जैसे कि आंट्स, मैंगोज, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट भी ज्यादा है और वो हाइग्रोफाइट्स, एपिफाइट्स भी ज्यादा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर उनको खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी को खाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी को खाएंगे। और डीकम्पोजर्स कौन से हैं? जो उस ऑर्गेनिज्म के, मींस उस फॉरेस्ट के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो फूना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूना ऑफ फॉरेस्ट सॉइल इज वेरी रिच। मींस जो एनिमल की डीकम्पोजिशन होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लांट्स, और जो वाइड रोल प्ले करता है इसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, ये सब में सेम होंगे लेकिन एग्जांपल्स थोड़े डिफरेंट होंगे। टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिटरमाइन बायोम,
क्योंकि जो भी बायो में फॉरेस्ट हम दो ही बेसिस पे देखते हैं कि उसका टेम्परेचर कौन सा है उस इलाके का, और रेनफॉल हो रही है या नहीं हो रही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों किया? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 28 था, शायद 28 डिग्री सी था, और रेनफॉल भी ज्यादा हो रही थी और ह्यूमिडिटी थी। तो ये कुछ इन्होंने दिए। ट्रॉपिकल में जो डिजर्ट हो गए, रेन फॉरेस्ट होगा, सीजनल फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट मीन्स वो होंगे जो कि रेन ज्यादा हो रही है तो ये फॉरेस्ट डेवलप होगा। सीजनल फॉरेस्ट मीन्स इंटरमीडिएट है ये डिजर्ट, और ये टेम्परेट, ये है हमारे पास फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, सब आर्टिक फॉरेस्ट एंड आर्टिक फॉरेस्ट, जिसको हम कहते हैं टंड्रा। ठीक है, ये आगे भी आएंगे। अब केनी फॉरेस्ट क्या है हमारे पास? The conifers are evergreen plants which belongs to जिम्नोस्पर्म ग्रुप। ये आपने पढ़े होंगे, शायद फर्स्ट ईयर में है प्लांट्स वाले चैप्टर में। जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म्स क्या है, ये आपने पढ़े होंगे। दे आर माइल्डली कोल्ड रेजिस्टेंस। कॉनिफर्स जो हमारे पास है एवरग्रीन प्लांट्स है, ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म है। ये आप याद कर लें, कॉनिफर्स हमारे पास क्या है, जिम्नोस्पर्म ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कोल्ड कर सकता है। They are found at high altitude and also at high latitudes. वो high altitude से भी मिलते हैं और चढ़ाइयों पे भी मिलते हैं, लेटीट्यूड से भी। कॉनिफोरस फॉरेस्ट कवर अप मोर पार्ट्स इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू साउथर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कोल्ड होता है और ये कोल्ड को रेजिस्ट भी कर सकते हैं, इसलिए वो वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द एरिया फ्रॉम अलास्का to Central American is heavily glaciated. The winter is very severe and is characterized by heavy snow. The condition becomes xerophytic and hence leaves are needle-like. Plants growth is slow and along with the decomposition of dead organic matter of plants and animals. अब उसमें क्या हो गया, नॉर्थर्न में भी कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे ये नहीं पाए जाएंगे, जहां पे पाए जाएंगे जहां पे हैवी रेनफॉल होती है या हैवी स्नो होगी, वहां पे क्या करेंगे, प्लांट्स एडप्शन करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वो अपने आप को, जो उनका लीव है, जो उनका लीव पहले ऐसे होता है। पहले तो लीव आपने पढ़ी होंगी इवोल्यूशन लीव की कैसे होती है। तो पहले तो लीफ ऐसे होगा, फिर वो ऐसे निडल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि वहां पे जब स्नो होगी, ज्यादा पानी इतना नहीं होता, अगर वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सरफेस एरिया भी कम हो जाएगी। इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, इतना बड़ा है, और ये सिर्फ इतना है, तो इसकी सरफेस एरिया भी कम हो जाए, निकलेगा, ट्रांसफर होगी। और यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। द pine, fir, spruce are dominant species. Dicotyledonous, which willow and populus are found in these areas. ये कॉनिफोरस फॉरेस्ट है। यहाँ पे देखिए ओवल भी बैठा है, आपको भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। ये रेबिट, ये लॉयन, यहाँ पे बहुत जानवर पाए जाते हैं और ट्रीज भी बड़े बड़े पाए जाते हैं। हमारे यहाँ इतना फॉरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 6% है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े प्लांट्स हैं। ऑलमोस्ट 40 हमने पढ़े ना, जब 40 अगर वहां पे लाइट, जब अगर ऊपर वाला जोन है, अगर लाइट ज्यादा है तो 40 है, 40 मीटर उनकी हाइट होगी। अगर इंटरमीडिएट है तो 30, और अगर उससे भी कम है तो फिर 20। Coniferous forest of Pakistan. In Pakistan, coniferous forests are found in Kagan, Swat, Dir, मरी हिल्स एंड चिल्लास etc। अब आप यहीं से एग्जाम्पल कर लें, ये जो भी एरियाज हैं, स्वात है, दिर है, मरी है, यहाँ पे स्नो ज्यादा होती है, कोल्ड एरियाज हैं, और ये कॉनिफर्स पाए कोल्ड एरिया में जाते हैं, गर्म इलाकों में नहीं पाए जाते। द मेन प्लांट्स ऑफ दीज एरियाज आर पाइनस, एक्सिलास, और ये एग्जाम्पल जो गिवन है। द ग्राउंड फ्लोरा इज कॉनिफोरस फॉरेस्ट रीजन कंसिस्ट ऑफ मॉसिस, लीचेंस एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली रोजेशिए एंड इरिशेसी। अब इरिसाशाई जो रोजेशाई जो फैमिलीज हैं या यहाँ पे पाए जाएंगी, और कुछ लीचेस या एग्जांपल्स हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाएंगी। द हर्बीवोरस एनिमल्स ऑफ कॉनिफोरस फॉरेस्ट इंक्लूड्स, हर्बीवोरस कौन से एनिमल्स जो कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन से? शीप, डियर, वाइल्ड गोट, स्क्वायरल एंड वेरियस अदर इंसेक्ट एंड बर्ड्स। वेयर इज कार्निवोर्स एंड वुल्स। कार्निवोर्स कौन से हैं? जो कि दोनों पे डिपेंड करते हैं, एनिमल पे भी और हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं। कार्निवोर्स कौन से हैं? वुल्स, लियोपर्ड्स एंड लेंस etc। टेम्परेट पढ़ते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन सा है हमारे पास?
टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट रीजन आर कॉल्ड टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट जहाँ पे टेम्परेट रीजन होता है, मीन्स रेनफॉल भी इतनी नहीं हो, टेम्परेट, और मीन्स टेम्परेचर भी वहां का टेम्परेट हो, मीन्स स्टेबलाइज हो, इतना ना कोल्ड हो इतना ना गर्म हो, वहां पे हमें कौन सा मिलेगा, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। The term deciduous is applied to those plants which shed off their leaves during winter season। हम deciduous apply word इसलिए करते हैं उन plants के लिए जो अपने winter में अपने leaves shed off कर देते हैं, उस plants को हम कहते हैं deciduous। The deciduous forest may be dry, moonsonal, tropical and moist semi-deciduous। वो deciduous dry हो सकता है, अगर वो moist है तो semi-deciduous, अगर मूनसून का मौसम में moonsonal forest है तो वहां पे deciduous होगा, tropical जिसको कहते हैं। In northern hemisphere, they are found in parts of North America, South America, Eastern Asia, China, Japan, Central Europe, whereas in southern hemisphere, typical deciduous forests do not exist। Southern hemisphere में ये exist नहीं करते, लेकिन northern areas में कुछ areas में ये पाए जाते हैं। Unlike conifers, they require better soils। कॉनिफर्स की तरह इनको बेटर सॉइल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कॉनिफर्स कौन से थे, जो कोल्ड को रेजिस्ट कर रहे थे और जिम्नोस्पर्म ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे, मॉडरेट टेम्परेचर हो और एवरेज रेनफॉल हो, उनके लिए वो नेसेसरी नहीं था, उनके लिए थी कि ज्यादा रेनफॉल हो और टेम्परेचर भी मींस थोड़े कोल्ड की तरफ हो, इसलिए ये, लेकिन इनके लिए नहीं, ये नहीं होता, एवरेज रेनफॉल हो भली और टेम्परेचर भी एवरेज हो, रेनफॉल ऑफ अबाउट 100 सेंटीमीटर। अब आप खुद ही देखें कि अभी यहाँ पे बहुत रेनफॉल हो चुकी है, लेकिन 100 सेंटीमीटर मींस मॉडरेट है। इन दीज रीजन्स विंटर्स एंड समर सीजन्स आर आल्सो फाउंड, देयरफॉर दीज एरियाज आर लार्जली यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। ये जो एरियाज है जहाँ पे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ पे विंटर और दोनों सीजन्स होते हैं, विंटर भी होता है और समर भी होता है, इसलिए इस एरियाज को कल्टीवेशन के लिए मींस प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ये टेम्परेट देखिए आप कितना इसमें फर्क है, ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है और ये देखें कॉनिफर्स फॉरेस्ट है। यहाँ पे देखिए प्लांट्स कितने हैं और बड़े बड़े ट्रीज हैं, ऐसे है कि खौफ आ जाए बंदे को फॉरेस्ट देख के। लेकिन ये भी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में तो जानवर पाए जाते हैं, लेकिन ये टेम्परेट है, टेम्परेट इलाकों में पाया जाता है, रेनफॉल भी टेम्परेट होती है और टेम्परेचर भी मीडियम होता है। अब टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? The temperate deciduous forests are characterized by broad level plants like beech, oak and maple. Maple in Shugran and Neelam Valley of Azad Kashmir, Pinus Vallicina and Texas Baccata are dominant. The ground flora is also much richer in this forest due to the fact that light much can penetrate. In summer, the ferns and mosses grow in shades, whereas during spring colorful flowers develop। अब ये ऐसे एरियाज हैं जो कि हमें शुगरान और नीलम वैली में पाए जाते हैं, जो कि आजाद कश्मीर में ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट डोमिनेंट होता है। क्यों डोमिनेंट होता है? क्योंकि इन इलाकों में लाइट पेनिट्रेट कर जाती है, लाइट का बहुत होता है, सनलाइट आती है बहुत, एंड जो समर में अगर हो तो ये डेवलप करेंगे, मोसेस होंगे क्योंकि वो शेड में डेवलप करते हैं। शेड मीन्स वहां पे इतनी सनलाइट नहीं हो, थोड़ी डार्क भी हो। वेयर इज ड्यूरिंग स्प्रिंग अगर मौसम हो तो कलरफुल फ्लावर्स डेवलप होते हैं। याद कर लें। Many kinds of insects, birds and mammals feed upon plants, while predators and deciduous forest are owls, foxes, bears and cold weather they hibernate or move to other places। यहाँ पे बहुत सारे mammals पाए जाते हैं, वैसे ही predators अगर होंगे तो वो फॉक्स पे इन पे अपना गुजारा करते हैं, अगर कोल्ड वेदर है नेट करते हैं। हाइबरनेशन का प्रोसेस आपको मैंने पहले बताया कि फ्रॉग भी हाइबरनेशन करता है, वो सर्दियों में जमीन में चला जाता है और गर्मियों में बाहर निकलता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइबरनेशन। वो अपने आप को किसी प्लेस में मूव करते हैं या खुद को जमीन में बरी कर लेते हैं।